हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर कोविड-19 के प्रति अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। साथ ही आपने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा होगा। मैं भी थोड़ा ठीक हो गया हूँ। बॉडी काम करने को बोल रही थी तो सोचा आज का काम किया जाए, लेकिन ये अभी आपके करंट अफेयर्स कुछ छूटे हुए हैं तो धीरे धीरे करके मैं कवर कर दूंगा। इसके अलावा आज मैंने और मेरी टीम ने एक नया फॉर्मेट शुरू किया है। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आता है तो कृपया करके कमेंट करिए और बताइए कि हाँ, इसी फॉर्मेट को कंटिन्यू रखा जाए, नहीं तो वही पुराने वाले फॉर्मेट पर फिर दोबारा आ जाएंगे। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक्स को। इसके अलावा मुझे एक और बात कहनी थी। बीच बीच में मेरी आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि अभी भी रिकवरी पूरी नहीं हुई है, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। आज हमारा पहला टॉपिक है, पहले आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, जिसके आंसर्स फिर उसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा और मैंने वो खबर क्यों ली है वो भी सब कुछ बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है, सिडबी किस प्रकार की संस्था है, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सिडबी। सिडबी जो है वो किस प्रकार की संस्था है। ऑप्शन ए है संवैधानिक है, ऑप्शन बी है गैर संवैधानिक है, ऑप्शन सी है संसद के कानून से निर्मित है, या डी इनमें से कोई नहीं। जो भी आंसर है अभी मैं बता देता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। यानी कि सिडबी क्या है? कॉन्स्टिट्यूट बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के कानून के द्वारा निर्मित संस्था है सिडबी। अब देख लेते हैं हमने ये खबर क्यों बनाई है। यहां पे देख सकते हैं हमने खबर क्यों बनाई है। देखिए यहां पे एस रमन टेक्स चार्ज एज सिडबी चीफ, यानी कि सिडबी का चीफ हाल में ही बनाया गया है एस रमन जी को। इसी वजह से हमने इस पर क्वेश्चन बनाया। तो देख लेते हैं क्या है। हाल ही में शिव सुब्रमण्यम रमन को सिडबी का अध्यक्ष बनाया गया है। सिडबी यानी लघु उद्योग विकास बैंक। यहाँ पे एक बैंक सब छूट गया है, सो प्लीज आप उसको मैनेज करिएगा, ठीक है। बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में संसद के अधिनियम के तहत की गई थी, यानी कि 2 अप्रैल 1990 में संसद के एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और यह है क्या? सिडबी सूक्ष्म लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण का काम करता है। और हाल में ही एस रमन जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इस वजह से सिडबी काफी न्यूज में था। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिडबी के बारे में। 2 अप्रैल 1990 को बनाया गया था, आज से 31 साल पहले। रेगुलेटरी बॉडी है और जुडिक्शन आप याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में रह के काम करती है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में रह के काम करती है। हेडक्वार्टर इसका आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और हेड को इसको बनाया गया है, तो सिवा एस रमन जी को इसका हेड बनाया गया है। अच्छे से याद रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा क्वेश्चन के साथ, खबरों में रही स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन आपके सामने है। ए है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी है कपड़ा मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, या डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको याद रखना है। इसका आंसर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसमें मिनिस्टर हैं अभी श्री पीयूष गोयल जी, तो उनके द्वारा इस स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की शुरुआत की गई है। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों बनाया, तो देख सकते हैं यहाँ पे, अभी भी दिखाऊंगा मैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की स्कीम की शुरुआत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा की गई है। अब इस योजना के तहत होगा क्या? इस योजना के तहत अगले 4 सालों के लिए लगभग 945 करोड़ रुपए एलिजिबल स्टार्टअप्स को दिए जाएंगे, यानी कि वो स्टार्टअप्स जो एलिजिबल है, जो इस फंड को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है, उनको ये क्या दिया जाएगा? उनको बेसिकली फंड दिया जाएगा, उनको वित्त पोषण किया जाएगा उनका। और इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य, ये गलत हो गया थोड़ा सा, इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप याद रखिएगा कि टियर 2 व टियर 3 के शहरों में स्टार्टअप के इकोसिस्टम को मजबूत करना है। यानी कि इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, टियर 2 और टियर 3 के शहरों में स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को मजबूत करना है, जिससे कि हमारे देश में जो स्टार्टअप्स हैं वो तेजी से इमर्ज हो, तेजी से काम करें और देश के अर्थव्यवस्था में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़े। तो इसीलिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की शुरुआत हाल में ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा की गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, वहां से मैंने इसको लिया है। पीयूष गोयल लॉन्च स्टार्टअप सीड इंडिया फंड स्कीम। तो ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। इससे 300 से ज्यादा जो स्टार्टअप्स है उनको फायदा मिलेगा और काफी बड़ा अमाउंट, और फोकस होगा टियर 2 और टियर 3 के शहरों पर, जिससे कि वहां पर क्या स्टार्टअप के इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके। तो अच्छे से याद रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है
कि विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 अप्रैल को, ऑप्शन बी 20 अप्रैल को, ऑप्शन सी 19 अप्रैल को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। हमने क्यों खबर ली है जरा समझ लेते हैं। प्रत्येक साल 18 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है और इस साल इस दिवस की थीम है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, यानी कि इसकी जो थीम है कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर, इसकी क्या रखी गई है थीम। इस दिवस के मौके पर क्या किया है हमारी केंद्र सरकार ने? पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इंडियाज हेरिटेज पावरिंग टूरिज्म वेबिनार का आयोजन किया, यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंडियाज हेरिटेज पावरिंग टूरिज्म वेबिनार का आयोजन किया गया और इस दौरान इन्होंने महर्षि वाल्मीकि की रचना रामायण की ऑनलाइन प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। किसने? तो आपको मैंने बताया, तो ये किया है हमारे मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के द्वारा। तो अच्छे से आपको याद रख लेना है, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है और साथ ही इस दौरान इंडियाज हेरिटेज पावरिंग टूरिज्म वेबिनार की शुरुआत की गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। देख लेते हैं मैंने क्यों बनाया, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल एड्रेस वेबिनार इंडियाज हेरिटेज पावरिंग टूरिज्म ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे। और कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा ये। और थीम क्या थी इस साल की? तो मैंने बताया कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है, हाल ही में कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ा पहल की शुरुआत की गई है? देखिए, कोविड-19 की वजह से देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश के जनमानस की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो बिल्कुल सुरक्षित रहिए, कम से कम घर से निकलिए, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तभी जाइए, क्योंकि एक बार अगर हम इसके टच में आ जाते हैं तो ना सिर्फ ये हमारी हालत खराब करता है, जबकि हमारी फैमिली और हमारी आर्थिक स्थिति को भी काफी खराब करता है। तो इसलिए सावधानी बरतिए और जितना हो सकता है घर पर रहिए, जिससे कि इस समस्या का समाधान निकल सके। देखो, बहुत सारे इमेज, बहुत सारी पता नहीं क्या क्या चीजें सोशल मीडिया पे फैल रही हैं, उन पर थोड़ा ध्यान कम देकर अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो समझ लेते हैं किसके द्वारा शुरू की गई है ये पहल, जन अनुशासन पखवाड़ा। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा क्या जन अनुशासन पखवाड़ा पहल की शुरुआत की गई है। समझ लेते हैं क्या है ये। देखिए, राज्य में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर राजस्थान सरकार ने इस पहल की शुरुआत की गई है। इसका आयोजन 19 अप्रैल से 3 मई के बीच किया जाएगा। अब इसमें होगा क्या? इसमें एक तरीके का लॉकडाउन है और लोगों को बताया जाएगा कि कोविड-19 के कारण किस प्रकार की समस्या हम सब फेस कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ताकि आप इस संक्रमण से बचे रहें। इसलिए इस पहल की शुरुआत की गई है और सरकार ने इसके लिए कुछ निर्देश दिए। राज्य व केंद्र कर्मचारी पहचान पत्र के साथ अपने ऑफिस आ जा सकेंगे, उनके लिए एग्जेम्प्ट किया गया है। मेडिकल स्टोर खोले रहेंगे, मरीज इलाज के लिए आ जा सकेंगे, जिसमें गर्भवती महिलाएं, बूढ़े लोग जो मरीज हैं वो इलाज के लिए आ जा सकेंगे। तो ये आपको याद रखना है। एनडीटीवी से मैंने ये लिया है, यहाँ पे देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन फोर्टनाइट इन राजस्थान, ठीक है, टुडे एज केस स्पाइक। तो राजस्थान सरकार ने काफी अच्छा पहल है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों को भी मानना चाहिए, ठीक है। देखो, सरकारें कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, आम आदमी की पार्टी की सरकार हो, शिवसेना की सरकार हो, कोई भी हो, देखो सरकारें भी तब सफल होती हैं जब हम लोग अच्छे से काम करते हैं। अगर हम ही सरकारों का समर्थन नहीं करेंगे तो सरकारें कितना भी कुछ कर ले, सफल नहीं हो सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है आज कि हम घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सिर्फ बीमारियां व्यक्ति को नहीं करती, पूरे सिस्टम को हिलाती हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा, ब्रिटिकॉइन नामक डिजिटल मुद्रा चलाने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? यानी कि एक कॉइन है, डिजिटल मुद्रा है, आप जानते हैं डिजिटल मुद्रा का जमाना है। चीन ने भी घोषणा की है, इसके अलावा फेसबुक, बहामास अपनी डिजिटल मुद्रा चलाता है, स्वीडन भी आप पहले से ही घोषणा कर चुका है। तो इसी में ब्रिटिकॉइन नामक डिजिटल मुद्रा चलाने की घोषणा हाल में ही एक देश ने की है, और वो देश कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन ए है, क्या वो अमेरिका है, ऑप्शन बी चीन है, ऑप्शन सी इंग्लैंड है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है। क्या आप याद रखना है, ब्रिटिकॉइन नामक डिजिटल मुद्रा चलाने की। देख लेते हैं यहाँ पे, हाल ही में इंग्लैंड सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि ब्रिटिकॉइन नामक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत करेंगे। यानी कि उनकी सरकार ने घोषणा की है कि हम ब्रिटिकॉइन नामक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। और क्या क्या है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक इस मुद्रा का उपयोग सभी लोग आसानी से कर सकेंगे, व्यापारी भी कर सकेंगे, कॉमन आदमी भी कर सकेंगे, और अच्छी जिस तरह
वर्तमान मुद्रा होती है उसी मुद्रा की तरह ये भी मुद्रा काम करेगी, ऐसा कहना है इंग्लैंड की सरकार और वहां के बैंक का। देखिए द हिंदू से मैंने ये आर्टिकल लिया था। बिटकॉइन डिजिटल करेंसी विंग कंसिडरेड बाय यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, इंग्लैंड भी इसी को बोला जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। बिटकॉइन नामक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत किसने की है, तो आप कहोगे सर इंग्लैंड के द्वारा की गई है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हाल ही में जारी की गई नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, यानी कि हाल में ही ये रिपोर्ट जारी की गई है, नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट। तो किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए है वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सेम बात इंग्लिश में यहां पे दे रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है, इसका आंसर है द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आप भी पॉज करके अपने आंसर देने की कोशिश करें, जिससे कि पहले ही आपको पता लग जाए। जब आपके दिमाग में पहले से ये बात चली जाएगी ना, तब ये क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं होगा अगर आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं क्यों मैंने इस खबर को लिया। तो यहां पे देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में भारत के 8 राज्यों को जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद बताया गया है, यानी कि 8 राज्य भारत के ऐसे हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति क्या हैं, काफी ज्यादा वल्नरेबल हैं, काफी ज्यादा समस्याएं अगर आ सकती हैं अगर वहां पर जलवायु परिवर्तन हुआ। जैसे, और ये राज्य कौन कौन से हैं? तो ये राज्य झारखंड है, मिजोरम है, उड़ीसा है, बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। यहां पे देखिए डीडी न्यूज का आर्टिकल है, वहां से मैंने लिया है, नेशनल लेवल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट टू बी रिलीज। और रिलीज किसने किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अच्छे से याद रखिएगा, डीडी न्यूज से मैंने ये चैनल लिया है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया रेडियो में भी एक खबर थी, नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट आइडेंटिफाई 8 ईस्टर्न स्टेट्स एज हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। और मैंने वो बता दिए वो स्टेट कौन कौन से थे, तो यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। दीज स्टेट्स आर वेरी वल्नरेबल, ठीक है, तो फॉर दी, आप याद रखना है, क्लाइमेट चेंज। तो अच्छे से याद रखना है ये। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है, हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा सहयोग को लेकर किस देश के साथ वेबिनार का आयोजन किया गया है, यानी कि रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ वेबिनार का आयोजन किया है? ऑप्शन ए नेपाल के साथ किया है, ऑप्शन बी वियतनाम के साथ, ऑप्शन सी रूस के साथ, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। एक सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर दे देता हूं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमने हाल में ही वियतनाम के साथ, किसके साथ बच्चों? वियतनाम के साथ रक्षा सहयोग को लेकर समझौता किया है। हमने वियतनाम के साथ ये समझौता किया है, अच्छे से याद रखिएगा। देख लेते हैं मैंने ये खबर क्यों बनाया। देखो, भारत वियतनाम रक्षा सहयोग विषय पर भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों की एक वेबिनार और प्रदर्शनी, ये ऑल इंडिया रेडियो की खबर थी, वहीं से मैंने ये ली है। वेबिनार में 37 कंपनियों ने अपने वर्चुअल पंडाल लगाए, यानी कि इस वेबिनार में वर्चुअल रूप से 37 कंपनियां थी। और वियतनाम में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा और वियतनाम की रक्षा उद्योग विभाग के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल तरन होंग मिन सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने इस वेबिनार में हिस्सा लिया। वेबिनार का आयोजन रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ यानी कि फिक्की के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य है 2025 तक रक्षा उत्पादों के निर्यात को $5 अरब तक बढ़ाना, यानी कि $5 अरब तक पहुंचाना इसका उद्देश्य रखा गया है भारत वियतनाम रक्षा सहयोग का। याद रखिएगा, आप जानते हैं वियतनाम भी चाइना की मार से परेशान है, चाइना से परेशान है जिस तरह हम, तो इस तरह हम दोनों के बीच में काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। भारत अनेक प्रकार के वियतनाम को सुविधाएं व हथियार प्रदान करा रहा है, जिससे कि वियतनाम हमेशा अपने रक्षा कर सके और अपनी संप्रभुता को बचाए रखे। तो याद रखना है, क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने कि रक्षा सहयोग को लेकर किस देश के साथ समझौता हुआ है, तो आपको याद रखना है वो है क्या? वियतनाम। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है, भारतीय संविधान के किस भाग व किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? अब समान नागरिकता का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में बात करूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब है देश में रहने वाले सभी धार्मिक समूहों के लिए समान कानून, चाहे वो वैवाहिक कानून हो, तलाक संबंधी कानून हो, अडॉप्शन से संबंधित कानून हो, सभी के लिए समान कानून। इसी को बोलते हैं समान नागरिक संहिता या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कौन सा है? ऑप्शन ए है भाग 3 के अनुच्छेद 29 में, भाग 5 के अनुच्छेद 52 में, भाग 4 के अनुच्छेद 44 में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 4 के अनुच्छेद 44 में। आपको बताना है भाग 4 में क्या है।
आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि भाग 4 में किसके बारे में बातें की गई हैं और ये भाग 4 में कितने टोटल अनुच्छेद हैं वो बताना है नंबर। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। समान नागरिक संहिता को लेकर ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। देख लेते हैं मैंने ये खबर क्यों बनाई, अभी दिखाऊंगा। एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े ने गोवा की नागरिक संहिता की तारीफ करते हुए कहा कि देश के बुद्धिजीवियों को इसका अध्ययन करना चाहिए। यानी कि ऐसे बोबड़े जी का कहना है कि जो बुद्धिजीवी हैं वो गोवा की समान नागरिक संहिता का अध्ययन करें, जिससे कि पूरे देश पर समान नागरिक संहिता लागू की जा सके। लेकिन जो हमारा आगे बात करेंगे, अभी 2 मिनट रुकिए। गोवा में समान नागरिक संहिता 1887 में पुर्तगालियों द्वारा लागू की गई थी। यानी कि गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर समान नागरिकता लागू है, समान नागरिक संहिता लागू है, जिसको 1887 में किसने 1887 में पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था। और 1961 में जब गोवा भारत का हिस्सा बना उसके बाद भी इसे लागू रखा गया। और आप जानते हैं गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसको लागू करने की बात कही है। जैसे 1985 में एक सामानो केस आया था, उस दौरान भी 1995 में सरला मुद्गल केस आया था, उस दौरान भी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए। इससे फायदे भी हो जाएंगे सभी धर्मों के लिए। सेम जब कानून हो जाएंगे तो न्यायालय के लिए काफी आसान हो जाएगा, कानून व्यवस्था आसानी से काम कर पाएगी, इसलिए कोर्ट चाहता है। तो ये आपको याद रखना है समान नागरिक संहिता के बारे में। आप यहां पे देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, एक्सप्लेन्ड आफ्टर CGI रिमार्क्स ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, अ लुक एंड इट्स स्टेटस, डिबेट अराउंड। तो उन्होंने कहा है कि आप इस पर काम करिए, देखिए क्या ये सही है या नहीं है। तो आपको मैं बता चुका हूं आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 44 है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। और आपको मैंने पूछा है भाग 4 में क्या बताया गया है, तो भाग 4 में क्या बताया गया है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में रही नतांज नाविकी साइट किस देश से संबंधित है। नतांज नाविकी साइट किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है ईरान से है, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी कुवैत। देखिए सारे के सारे खाड़ी देश हैं, सोचिए जरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि ईरान में है नतांज नाविकी साइट। 2 वजह से न्यूज में है। पहला, हाल में ही ईरान ने यहां पर यूरेनियम संवर्धन का कार्य शुरू कर दिया है। दूसरा, कुछ दिन पहले यहां पर अटैक किया गया था इस साइट पर, तो काफी न्यूज में है, देख लेते हैं। हाल ही में ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान ने एक बार फिर नतांज नाविकी साइट पर यूरेनियम संवर्धन का कार्य शुरू कर दिया है। यानी कि अब फिर दोबारा से ईरान लग चुका है अपने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत में। देख सकते हैं यहाँ पे द हिंदू का ये आर्टिकल है, सस्पिशियस ब्लैकआउट हिट्स ईरान न्यूक्लियर साइट्स। अब यहाँ पे ये तो उस टाइम का है जब हमला किया गया था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है यहाँ पे, तो किस देश में है तो वो ईरान में है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है अभ्यास प्रश्न। क्या है जरा देखते हैं। खबरों में रहा दुनोकिया क्या है? आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए मछली की खोजी गई प्रजाति, ऑप्शन बी मानव का पहला कंकाल, ऑप्शन सी माइक्रोबियल तकनीक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो भी इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में अच्छे से दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते मैं अपनी एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बच्चों व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। जिस तरीके से कंटेंट बनाने में और बहुत सारी चीजों में बहुत टाइम लगता है, क्या आपसे इतना भी नहीं होता कि आप शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें कि इसको सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा प्रमोट करें, चैनल मोनेटाइज हो। और चैनल मोनेटाइज होगा तो हमारे पास भी एक इनकम का सोर्स होगा और हम भी अपनी टीम को पे कर पाएंगे। ज़्यादा दिन तक अपने पॉकेट से पे नहीं किया जाता, क्योंकि आप जानते हैं इस टाइम पर तो बहुत प्रॉब्लम वैसे भी है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो जाते जाते एक ही बात कहूँगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और हाँ, कोविड-19 की समस्या बहुत ज़्यादा है बच्चों, तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी तैयारी करते रहें। एग्जाम आपके होंगे और आप एक अच्छा एम अपना पूरा कर पाएंगे। तो शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।